दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफ़े माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ़े माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा, उधर भी है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए ही जाऊंगा से मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा से मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब नोमान, बहुत खूब। आदिल जी अपने मौजू की जानिब, डॉक्टर साहब आपसे शुरू करेंगे। अभी आप माशाल्लाह एडिशनल आईजी सक्कर थे, उससे पहले आपने कराची में भी फ़राइज़ अंजाम दिए, आजकल आप एडिशनल आईजी सीटीडी हैं। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि जो सीटीडी है, काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट, इसका काम क्या होता है? सीटीडी तो इतना मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, किसी भी सूबे की सीटीडी हो, ख़ास तौर पे सिंध की और पंजाब की, इन्होंने दहशतगर्दी के फ्रंट पे इतने शानदार कारनामे अंजाम दिए हैं कि एक वक्त था जब कराची में आईडीज एक्सप्लोड होती थी, सुसाइड बॉम्बर्स एक्सप्लोड होते थे, फायरिंग होती थी, लोगों को मार दिया जाता था, कोई भी उनसे नहीं बचता था, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों, रेंजर्स ऑफिशियल्स हों, उलमा इकराम हों, पॉलिटिशियंस हों, और वो जिसको चाहते थे निशाना बनाते थे। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप मीडिया के मतलब जाने पहचाने एंकर हैं, कि लास्ट दहशतगर्दी का वाक़या कब हुआ था, तो शायद आपको फौरी याद ना आए। बिल्कुल। तो इसमें और अदारों का भी बड़ा रोल है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का बड़ा रोल है, लेकिन फोर्थ फ्रंट पे पुलिस ने और ख़ास तौर पे तमाम सूबों की सीटीडीज ने, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया है माशाअल्लाह। और यही वजह है कि जहां एक तरफ ऑपरेशन चल रहा था ट्राइबल एरिया में हमारी बहादुर पाक अफवाज का, तो बाकी मुल्क में ख़ासतौर पे पंजाब में, सिंध में और कोयटा में पुलिस फोर्सेस लेड बाय सीटीडीज अपना काम कर रही थी। बिल्कुल। और बहुत से दहशतगर्दों को पकड़ा है, बहुत सौ के साथ मुकाबला भी हुआ है, हमारे लोग भी शहीद हुए हैं और बहुत से लोगों को मारा है हमने। अभी रिसेंटली हमने 50-50 लाख रुपए हेड मनी वाले, ये कोई हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, काफ़ी रिपोर्ट हुआ था मीडिया पे, 2 टेररिस्ट पकड़े भी हैं माशाल्लाह, जिन्होंने 3-4 साल के अरसे में
13 पुलिस ऑफिसर्स को, 4 रेंजर्स के जवानों को, एक नेवी के ऑफिशियल को, बहुत से उलमा कराम को सेक्टेरियन बेसिस पे और कुछ पॉलिटिकल बेसिस पे भी उन्होंने कम से कम 2 दर्जन के करीब या इससे भी ज़्यादा लोगों को उन्होंने 3-4 सालों में शहीद किया था। और अभी रिसेंटली, अभी कल परसों हमने एक और, वो एक बेसिकली क्रिमिनल था जो डकैती विद मर्डर में इन्वॉल्व था, हमने पकड़ा है। तो अभी टेररिज्म अल्लाह के करम से काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, इसलिए हमारी बहुत ज़्यादा खबरें नहीं आती और हम इस पे खुश हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने अभी जो आपकी लास्ट पोस्टिंग थी वो एडिशनल आईजी सक्कर थे, अच्छा वहाँ की अगर हम क्योंकि मैं करता रहता हूँ काम, मैंने वहाँ पे आके किया भी था, तो वहाँ की बिल्कुल ही अलग पुलिसिंग होती है, कच्चे का इलाका होता है, वहाँ डील करने का तरीका अलग होता है। अब आप एकदम CTD में आए, ये एक प्रॉपर जिसे कहते हैं मॉनिटरिंग का ज्यादा काम है, क्योंकि थानों की पुलिसिंग उस तरह नहीं है। सर चेंज क्या होता है इसमें और उसमें, क्या कितना फर्क देखा आपने? वो आप कह लें कि एक थोड़ा सा जनरलाइज किस्म की पुलिसिंग है जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सक्खर की आपने बात की तो सबसे मशहूर वहाँ का कच्चे का इलाका है जहाँ सदियों से डेकॉइट्स रहते हैं और वो लोगों को बाज़-औक़ात पिक करके ले जाते हैं सेटल्ड एरिया से, या उनको हनी ट्रैप का शिकार कर लेते हैं। ख़वातीन की आवाज़ में दोस्ती करके उन्हें वहाँ इनवाइट करके फिर हॉस्टेज बना लेते हैं और फिर उनकी फैमिली से पैसे मांगते हैं। वहाँ पे ये चीज़ है। वहाँ पे दहशतगर्दी भी है। अभी कोई सवा साल पहले हफीजुल्लाह बरोही और अब्दुल्ला बरोही जो पाकिस्तान में IS के या दाइश के हेड्स थे और उन्होंने बलूचिस्तान में और सिंध में मिला के कोई 800 लोगों को शहीद किया था, जिनमें से 500 सिंध में हुए थे। और सबसे बड़ा और मशहूर वाकया सेवन शरीफ का है। मैंने बिल्कुल उस पर प्रोग्राम किया है। जी, आपने प्रोग्राम भी किया होगा। और बहुत से वाकयात जैकबाबाद में, शिकारपुर में मुहर्रम के दौरान बहुत बड़ी इस तरह के। फिर नूरानी बलूचिस्तान में एक मज़ार है जहाँ गाड़ी भी नहीं जा सकती, वहाँ पे भी एक बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ था। तो उन तमाम बड़े वाकयात में, कोयटा में कई वाकयात हुए थे, उसमें ये लोग शरीक थे। तो उनके मारे जाने के बाद सक्खर रीजन में दहशतगर्दी खासतौर पे शिकारपुर, जैकबाबाद वगैरह में अंडर कंट्रोल आ गई थी और उसके बाद कोई वाकया नहीं हुआ। अभी मेरी ट्रांसफ़र से कुछ दिन पहले ये इतला हमें मिली थी इंटेलिजेंस एजेंसी से कि वो रीग्रुप कर रहे हैं। अब उसके भाई और उसके कजन्स दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक्चुअली ताल्लुक बलूचिस्तान की अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल से भी है कि वहाँ पे एक पीस डील हो गया है, आजकल बातचीत हो रही है तालिबान में और जो अफगानिस्तान की हुकूमत है। तो इसमें दाइश देख रही है कि शायद उनके लिए जगह खुल जाए, उनके लिए मैदान बड़ा हो जाए, क्योंकि जब तालिबान पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाएंगे तो उनका फोकस गवर्नेंस पे चला जाएगा, काबुल पे हो जाएगा। तो रूरल एरियाज़ में दाइश का ये ख्याल है कि उनके फलने फूलने के अमकानात बढ़ जाएंगे। इससे पहले तो तालिबान ने उनको काफ़ी दबा के रखा हुआ था। तो फिर आपको पता है बलूचिस्तान में दाइश के पहले से ही पाँव हैं और शिकारपुर, जैकबाबाद की तरफ भी दाइश स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी, जिनको उन 2 टॉप टेररिस्ट की एलिमिनेशन के बाद बड़ा झटका लगा। लेकिन अब दोबारा वो जिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी थी। फिर नॉर्मल क्राइम भी सक्खर रीजन में था, मतलब बहुत सारी चीजें, और डोमेस्टिक वायलेंस और खवातीन के खिलाफ क्राइम बहुत ज्यादा था। मैं आपको बताऊं कि जो खवातीन के खिलाफ वहाँ पर होता था, डॉक्टर साहब वहाँ पोस्टेड थे, तो मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। ये जो हफीजुल्लाह बरोही, इनके भी ऊपर हमने प्रोग्राम किया था। तो खवातीन के लिए वहाँ पर एक स्पेशल सेल बनाया गया था जो सबसे ज़्यादा एक्टिव था डॉक्टर साहब के टाइम पे। ये नहीं कह रहा कि इससे पहले वालों ने काम नहीं किया, काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस पर जो हमने देखा था कि वो एक फीमेल वही थी जिनको वहाँ पर इंचार्ज बनाया गया था। और फिर जिस तरह काम हुआ वो बहुत ज़बरदस्त था। बताने का मकसद और पूछने का मकसद ये होता है कि हमें तो पता होता है, लेकिन जो हमारी आवाम देख रही है, जो ऑडियंस देख रही है, उन्हें बताने का मकसद ये होता है कि बड़ा मुश्किल काम होता है। ये जिन टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, इन्होंने पता नहीं कितने धमाके किए हुए होते हैं, कौन कौन सी जगहों पे किया हुआ होता है। तो इन लोगों की अपनी फैमिली भी स्टेक पे होती है, इनकी अपनी लाइफ भी स्टेक पे होती है। लेकिन ये जो काम कर रहे होते हैं हमारे पुलिस एहलकार, ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि आपको इनकी इज्जत करनी चाहिए। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आऊंगा कि इस्लाम हमें कानून की पासदारी के बारे में क्या हुक्म देता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। वक़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र, इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले कानून नाफिज करना और कानून फराहम करना
इसकी शान व कदर व मंजिलत अगर कुरान में देखें तो मिसाल मैं आपको पहले देना चाहूँगा कि अगर एक वालिद के 5 बेटे हैं और वालिद अमूमी तौर पर हर बेटे से प्यार करता है, बिल्कुल, लेकिन अगर वालिद कहे कि बेटा एक बेटे से कहे मुझे तुमसे मोहब्बत है यानी जताए, तो उस बेटे का सीना कितना चौड़ा हो जाता है। तो एक मखलूक होके वो बहुत खुशी महसूस करता है। अब इसी तरीके से अगर बहसत इंसान और खालिक को देखें तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह महबूब रखता है और मोहब्बत करता है कानून नाफिज करने वाले। सुभान अल्लाह। अब सोचे कि अल्लाह मोहब्बत कर रहा है, यानी कि कितनी बड़ी शान है, जो इंसाफ फराम कर रहे हैं, कानून पर अमल कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और आपको क्या मुकाम मिलेगा। दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हुक्म दिया कि इंसाफ कायम करो, अदल कायम करो। क्यों कायम करो, इससे होता क्या है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हाकिम जालिम हो यानी इंसाफ करने वाला या कानून नाफिज करने वाला, यानी कानून जो नाफिज किया जाता है वो हुकूक इबाद में से यानी लोगों पर नाफिज किया जाता है ना, अगर उसमें नाइंसाफी हो और कानून की बालादस्ती नहीं हो तो आप जान ले उस हाकिम की नमाज यानी अल्लाह के लिए होती है, अल्लाह उस नमाज को कबूल नहीं फरमाता। तो मालूम क्या चला कि कानून की बड़ी हैसियत है, इंसाफ की बड़ी हैसियत है। अल्लाह उन्हें मोहब्बत से भी, अल्लाह उनसे मोहब्बत भी करता है, अल्लाह उन्हें प्यार भी करता है और अल्लाह ताला उनका मुकाम भी आला रखता है जिनको हाकिम बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे हुजूर की एक हदीस मिलती है, हुजूर फरमाते हैं अगर अल्लाह का बंदा यानी कोई हाकिम हो या कानूनदान हो या कानून का यानी कि फैसला देने वाला हो, तो उसके लिए अल्लाह के फरमाते हैं अगर कोई बंदा अल्लाह की खुशनुदी के बजाय बंदे की रजा के लिए कोई फैसला कर दे तो अल्लाह ताला वो अल्लाह भी नाराज होता है और अल्लाह ताला उस बंदे को भी नाराज कर देता है जिसकी खुशनुदी के लिए उसने काम किया। और अगर बंदा अल्लाह की रजा के लिए काम करे यानी अल्लाह की रजा के लिए फैसला कर दे तो अल्लाह ताला खुद भी राजी हो जाता है और उस बंदे को भी राजी कर देता है जिसको उसने अल्लाह के लिए नाराज किया था। बिल्कुल जी, ये एक बहुत अहम मनसब होता है क्योंकि हम इस बात से ये बात कर सकते हैं कि मुझे अब 12-13 साल हो गए हैं कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट दूसरी एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं अब बहुत सारी चीज़ें समझने लगा हूँ। एक आम आदमी तो कहता है कि जी पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट डिपार्टमेंट है, बला बला बला, लेकिन वो बात होती है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आप 1, 2 या 10% लोगों की वजह से 90% लोगों को गलत नहीं बोल सकते। बहुत कुर्बानियाँ हैं, बहुत हम जिसे कहते हैं ना कि इतनी टफ ड्यूटी। आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लें, जितने भी, अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें, सिंध हुकूमत के जितने भी डिपार्टमेंट है, वाहिद डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट है, 24 घंटे काम कर रहा होता है, तो बहुत सारी कुर्बानी है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। मुबशिर साहब, आपकी जानिब आऊंगा, मुझे बताएंगे हमारे यहाँ लोग कह देते हैं कि कानून का एहतराम करें, पासदारी करें, लेकिन क्या वजह है कि लोग कानून बड़ा तोड़ होते हैं? आपके नजदीक क्या है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक तो जो कानून शिकनी करते हैं वो गुनाह कबीरा करते हैं, वो खुद को भी खतरे में डालते हैं। और जिस तरह से एक ट्रैफिक सिग्नल है और अगर वहाँ सिग्नल नहीं भी है और एक कांस्टेबल बावर्दी दुरुस्त वहाँ खड़े और वो इशारा दे रहे हैं रुकने का और नहीं रुक रहे, तो खुद को भी हलाकत में डालते हैं, उनके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, उनको भी डालते हैं। इसी तरीके से जो हमारी पुलिस है, महकमा पुलिस है, तो ये शब रोज़, जिस तरह आपने फरमाया, शब रोज़ ये जागते हैं तो हम सो पाते हैं, वरना गुज़िश्ता दिनों, इसकी मिसाल अजहर मिनल शम्स कि कराची में क्या मगरिब के वक्त बाहर घर से निकलना में कोई आफियत थी। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यूज़ पर सहरी टाइम कर रहे हैं, बिला खौफ व ख़तर हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई हमारे को ख़तरा नहीं है। लेकिन एक दौर ऐसा भी कराची पे आया, बिल्कुल, अगर ये जवान नहीं होते, बिल्कुल, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने तमाम उन जवानों को, चाहे वो ख्वाह पुलिस के हों, अफसरान हो, जवान हो, या रेंजर्स के हों, या वो इदारे जो पीछे रहकर इनको सपोर्ट करते हैं, के लिए काम करते हैं, उन सबको सलाम है हमारा और सलाम मोहब्बत है। और ये मोहसिन वतन है, ये लोग, इनकी रिस्पेक्ट करना बच्चे बच्चे पे लाजिम है और इनकी बात मानना हर शख्स पे लाजिम है। बिल्कुल जी, हम कानून की बात करते हैं कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्या वजह है कि हमारे यहाँ, मैं अभी पुलिस डिपार्टमेंट के सवालों की तरफ भी आऊँगा, क्या वजह है कि अवाम जो है, अवाम में क्या फ्रस्ट्रेशन है या ये एक कल्चर बन चुका है कि जी सिस्टम तोड़ देते हैं, कानून तोड़ देते हैं, इतना खौफ क्यों नहीं है? ये मुश्किल सवाल है आपका। बस उसमें कुछ ऐसा है कि हमारे मुल्क में हिस्टोरिकली
बड़े बड़े कवानीन को बड़े बड़े ताकतवर लोग भी तोड़ते आए हैं और उन्हें कभी कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा, कानून की गिरफ्त में भी वो नहीं आए। तो जिसकी वजह से एक आम आदमी का भी ये तासर बन गया है कि पाकिस्तान में किसी भी कानून को तोड़ा जा सकता है और ज़रूरी नहीं आपको सज़ा मिले। तो अब कुछ अरसे से ये चीज़ कम हो गई है, चेंज हुई है और पुलिस भी लॉ को इन्फोर्स करने की कोशिश कर रही है। और लोग जैसे कि अब लॉकडाउन में देख लें वायलेट भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई 70% लोग कंप्लायंस भी कर रहे हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि वो घरों में रहें। लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़ा शहर है, इसकी बहुत बड़ी आबादी है, किसी को शायद सही पता नहीं, मेरा ख्याल है कोई 2.5 करोड़ के करीब तो ज़रूर होगी, और इसके बहुत सारे और भी मसाइल हैं और लोगों को कुछ ज़रूरी कामों के लिए भी निकलना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी होती है, जिसको रोकने के लिए पुलिस 24 घंटे मौजूद होती है। और इसी की वजह से जो क्राइम, स्ट्रीट क्राइम वगैरह है, जो पहले कराची की पहचान हुआ करता था, वो भी अब काफ़ी अंडर कंट्रोल है। मेरा ख्याल है जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में प्रॉपर एजुकेशन अवेलेबल होगी, लोगों की तरबियत भी होगी और लोगों के दिलों में स्कूलों से कानून का एहतराम पैदा किया जाएगा, तो इंशाल्लाह कंप्लायंस जो लॉ की है वो डॉक्टर साहब, बेहतर हो जाएगी। अक्सर मैंने ये सवाल आपसे वैसे भी किया है, मैं सब फोरम्स पे करता हूँ कि जो अवाम और पुलिस के बीच में एक ब्रिज है, अभी भी पता नहीं क्यों है, जबकि अब बड़े कंप्लेंट सेल बन गए। अगर हम 90s के दौर में चले जाएं तो उस तरह नहीं था कि आप जाके जी एसपी ऑफिस में शिकायत कर सकते थे। अब तो एडिशनल आईजी तक शिकायत भी करना कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर्स चल रहे होते हैं। लेकिन अभी भी मैं देखता हूं कि अवाम और पुलिस के बीच में एक ब्रिज है। इसकी वजह क्या है? इसको कैसे खत्म कर सकता है? हाँ, ये देखे ना, कोई 6-7 दिहाइयों की एक लेगेसी चल रही है, चेंज आ रही है, गैप निस्बतन बहुत कम हो गया है। जैसे आपने सखर की बात की, तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ सिर्फ एक वुमेन प्रोटेक्शन सेल था। पहले तो मैंने इसका नाम चेंज किया, उसको वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल का नाम दिया, और बच्चों के मसाइल भी उस सेल ने देखना शुरू किए। फिर उस एक सेल को मैंने रेप्लिकेट किया और 9 और बना दिए, टोटल 10 हो गए, 8 अजला में और डीआईजी लाड़काना के ऑफिस में और मेरे ऑफिस में। और मैं आपको बता नहीं सकता कि हमें कितना अच्छा रिस्पांस मिला। इन तमाम सेल्स की इंचार्ज फीमेल पुलिस ऑफिसर्स थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ख़वातीन उनके पास अपने मसाइल मुख्तलिफ चैनल से, बाज़-वक़्त फ़िज़िकली आके, बाज़-वक़्त फ़ोन पे, बाज़-वक़्त व्हाट्सएप पे, बाज़-वक़्त सोशल मीडिया के थ्रू, बाज़-वक़्त मकामी जर्नलिस्ट के थ्रू जिनकी एक्सेस हमारे तक थी, वो लाती थी और हम उनका हल करते थे। और अभी तो साबिक़ चीफ जस्टिस जो आसिफ सईद खोसा साहब थे, उनकी डायरेक्शन पे ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम बन गया। हमें सुप्रीम कोर्ट से कंप्लेंट्स आती हैं, हाई कोर्ट से आती हैं, आईजी ऑफिस से आती हैं, और हम 7 दिन के अंदर उनका जवाब देने के पाबंद हैं। फिर हर रीजन में एक एसपी और हर ज़िले में कम से कम एक डीएसपी या एसपी कंप्लेंट सेल का इंचार्ज है, जो सिर्फ लोगों की शिकायत सुनते हैं और 7 दिन के अंदर अदालत को उसकी रिपोर्ट देते हैं। बहुत सिचुएशन पहले से बेहतर हो गई है, और इंशाल्लाह ये सिलसिला ऐसे ही आगे चलता रहा तो जो शिकायत थोड़ी बहुत है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगी। तो जी ग्रेजुअली चीज़ें सही होती हैं। आवाम को भी बताने का मकसद ये होता है कि अब बहुत इजी एक्सेस हो गया। आई डोंट नो कि अभी भी ब्रिज है या लोग शरारत में भी करते थे, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, लेकिन अब आपका एक्सेस बहुत ईजी है। मैं ये नहीं कहता कि जी पूरा डिपार्टमेंट जो है बड़ा नीट एंड क्लीन है, नीचे कुछ ठीक है ऐसा हो जाता है जो कभी जाति के ज़ुमरे में आया था, उस पर हम भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अगर आप जाके कंप्लेन करेंगे किसी सीनियर को, तो ये बात मैं यहाँ बैठ के चैलेंज से कह सकता हूँ कि उस पर एक्शन ज़रूर होता है। ये वाहिद डिपार्टमेंट है जिसमें एहतसाब रोजाना की बुनियादों पर होता है। मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि हम बात बात पे ठहराते हैं जिम्मेदार कि जी गवर्नमेंट ऐसी है, फलाना सियासतदान ऐसा है और हमारे साथ तो ये हो रहा है। हम खुद कितने जिम्मेदार हैं? एक आम आदमी कानून को तोड़ने का कितना जिम्मेदार है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक आम आदमी का जहाँ बस मिलता है, अगर कोई ठेले वाला है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बड़े ईमानदार भी हैं, अच्छे भी होंगे, लेकिन वो नाजायज़ मुनाफाखोरी करने लगते हैं। हर कोई अपने अपने तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता क्यों नजर आता है? लिमा तक़ूलु मा ला तफ़अलून फरमाया गया है, तुम वो काम क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। बात यही है कि ये फ़र्ज सिर्फ कानून नाफिज करने वाले का नहीं, बल्कि ये हर एक मुसलमान का शियार है कि जो हुक्म दे दिया गया, जो अल्लाह ताला ने कवानीन शरीयत बना दिए गए हैं, जो
हाकिम वक्त ने जो कानून नाफिज कर दिया है, वो किसी भी मुल्क में रह रहा हो, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, किसी में वो उस पर अमल करना उसके लिए लाजिम मलजूम है। अब मुराद ये है कि अगर हाकिम वक्त ने कह दिया है कि मिसाल के तौर पर कि भाई इतने वक्त आपको घर में रहना है, तो आप पर लाजिम मलजूम हो जाता है कि आप उस पर अमल करें। अच्छा, उसमें एक बात ये आती है कि लोग कहते हैं कि जी जब बड़े लोग हैं वो निकल सकते हैं तो हम क्यों नहीं निकल सकते, लेकिन इस बात का जरा आवाम को बताइएगा, ऑडियंस को बताइएगा कि अगर एक बड़ा आदमी जुर्म कर रहा है, कानून तोड़ रहा है, तो क्या हम पर भी फर्ज है कि हम तोड़ दें? अच्छा देखिए, फिर एक मिसाल आती है अक्सर दिन में कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आपने बड़ा सुना भी होगा कि एक बड़े काफिले की, यानी कि बड़े कबीले की एक औरत का जो एक मामला आया, उसने चोरी कर ली। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सिफारिश की गई, अल्लाह ये या रसूलल्लाह ये तो बड़े कबीले की जो ना, ये इनका ताल्लुक बड़े कबीले से। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरी बेटी भी होती ना तो मैं उसका हाथ काट देता। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि इंसाफ जो है ना, या अदल जो है, या इस पर अमल करना, ये सिर्फ ये कहनी कि भाई उसने ये जुर्म किया है तो भाई मेरे लिए क्या आता, मैं भी कर सकता हूँ। नहीं मेरे भाई, उसको अपने कब्र का जवाब देना है, आपको अपनी कब्र का जवाब देना है, उसको अपने हिसाब देना। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरयरा, अल्लाह ताला फरमाता वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रयरा, जो तुमने शर किया है और जो तुमने अच्छाई की है वो तमाम को तुम्हें बराबर हिसाब व किताब देना है। तो बात ये कि ये कोई नहीं कह सकता कि फलां ने किया है तो मैं भी ये करूंगा, फलां ने नहीं किया तो मैं ये नहीं करूंगा। आपको अपना जवाब खुद देना है। तो सबसे पहली बात को कोई बड़ा करे या छोटा करे, आप वो काम देखें जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतरी सोची। अल्लाह ने अक्ल व फहम से बड़े को नहीं दी या छोटे को नहीं दी, आपको भी दिए ना। तो अल्लाह ताला ने जो आपको अक्ल व फहम दिया, आप उस पर अमल करते हुए एक चीज़ को देखिए। फिर मिसाल देता हूँ कि ये कानून नाफिज करने वाले, अभी आप बात कर रहे थे कि भाई इनसे लोग क्यों निगलेक्ट करते हैं या इनसे लोग क्यों नफरत करते हैं या नाजुबिल्लाह इनके साथ ज्यादती है तो कि लोग शहीद कर देते हैं। बिल्कुल, मैं शहीद कर देते। याद रखिएगा, सिर्फ सजा उसके लिए नहीं है कि सिर्फ उसको फांसी दे दी जाएगी। कुरान ने वाज़ेह फरमाया है फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो कानून नाफिज करने वाले को मारता है, कुरान की वाज़ेह आयत बयान कर रहा हूं, अल्लाह उसको अज़ाब अलीम देगा। तो मालूम क्या चला कि सिर्फ यहाँ उसकी सजा नहीं होगी बल्कि अल्लाह ताला महशर उसको बड़ा अजाब दे रहा होगा। तो खुदारा आपके कानून नाफिज करने वाले ये आप ही के लिए खड़े हैं, चाहे रोड पर खड़े हों। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं रात को अगर यहाँ 3-4 बजे निकलता हूँ, बाखुदा मैंने देखे हैं वो बेचारे, उनके क्या बच्चे नहीं हैं क्या, उनके घर में लोग इंतजार नहीं कर रहे, लेकिन वो बैठे हुए या खड़े हुए किस लिए, कि आपको तकलीफ ना हो। ये काम खुलफा राशिदीन की सुन्नत है कि हमारे खुलफा राशिदीन रातों को निकला करते थे और देखते थे कि हमारी रैया उसको कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये शियार, इस पर अमल कर रहे हैं, ये काम जो कर रहे हैं ये सुन्नत खिलाफत राशिदा पर अमल कर रहे हैं। तो इनका सहारा बनिए, ना कि इनके ऊपर तनकीद कीजिए। हर जगह मामलात अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि सहारा बनिए, ना कि तनकीद कीजिए। बिल्कुल जी, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन में हमने बहुत सी ऐसी वीडियोस भी देखी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बात वही है कि ठीक है, मामलात हर जगह अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन जब आपके सामने सूरत हाल है और आपको कानून की पासदारी करने का जो है गवर्नमेंट ने कह दिया, हुकूमत वक्त ने कह दिया है, तो उस पर आपको बिल्कुल जो है वो कानून की पासदारी करनी चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम मौजूद हैं सोबिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सोबिया, आप ठीक हैं, खैरियत से? आप बताएं। ठीक है, बिल्कुल खैरियत से। आज भी क्या 2 मिनट में कुछ बता रही हैं आप? नहीं, क्योंकि जितने दिन हो गए हमें कभी 15 मिनट का टाइम मिलता है, कभी 17 मिनट का टाइम मिलता है। बहुत फास्ट हमारी शेफ है, लेकिन बताएं आज क्या का बहुत आराम हो गया। आज 1 आवर की रेसिपी है। 1 आवर की, ऐसे क्या बना रही हैं आप? अच्छा, इसकी कुकिंग टाइम जो है वो 30 मिनट्स है और मैरिनेशन टाइम 30 मिनट्स है। ठीक है। तो ये मिलाकर ऑलमोस्ट 1 आवर हो जाएगा। आज हम बना रहे हैं बलोची तवा चिकन। बलोची टिक्के बड़े फेमस हैं। बिल्कुल। तो आप बना रहे हैं उससे ही बलोची तवा चिकन, जो घर में आसानी से बन सकती है। अच्छा, ये आपका तवे के साथ क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है? कभी आप तवा सैंडविच बनाती हैं, कभी आप तवा ऑमलेट बनाती हैं, आज आप बलोची तवा क्या बना रही हैं? बलोची तवा चिकन। अच्छा जी, बताएं इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, किस तरह बनता है? इसमें हमने डाला है योगर्ट। ठीक है। चिकन के अंदर योगर्ट डाला है हमने, हल्दी, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, और हमने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट। सिर्फ इसको हमने डालकर मैरिनेट कर लेंगे हम आधे घंटे के लिए।
फिर हम इसको ऑयल में जो है टोमेटो और अनियन को थोड़ा सॉटे करेंगे और फिर उसमें डाल देंगे और 15 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे, फिर मीडियम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए, और फिर दम में हम डालेंगे हरा धनिया और हमारी हरी मिर्ची, गरम मसाला और चाट मसाला डालकर हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करेंगे तो ये जी। जो है 30 मिनट्स में तैयार हो जाएगी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्योंकि हमने मैरिनेशन पहले से कर ली। मैरिनेशन का जो है जी। 30 मिनट्स टाइम है और उसके बाद बनने में जो है 30 मिनट बनता है। आपको जी। बता दिया शेफ ने कि इसमें क्या क्या मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है ऑल पर्स नजर आ रहा है। अच्छा, ऑल पर्स दूध तो आप सभी इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। और उसके अलावा आप देखते हैं कि ऑल पर की क्रीम भी। अच्छा, मुझे बताएंगे ऑल पर की क्रीम से हम क्या क्या बना सकते हैं? जो सारे डिजर्ट्स आजकल हमारे जो इफ्तार में बन रहे हैं हम वो बना सकते हैं, और बच्चों के लिए जो मैश पोटैटोज होते हैं हमारे बहुत हेल्दी होते हैं। हम सिर्फ मैश पोटैटो में ब्लैक पेपर सॉल्ट डाल देते हैं। अगर हम ऑयल पर की क्रीम डालेंगे तो न्यूट्रिशन भी उसका अच्छा से मिलेगा और वो स्मूथनेस भी आएगी उसमें, बहुत स्मूथनेस आएगी जी। तो आप बिल्कुल इस्तेमाल किया जी। करें। और सहरी में इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बिल्कुल पराठे चीनी मिक्स करें और खाएं पराठे के साथ। बिल्कुल जी, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको टैंग भी नजर आ रहा है। अच्छा, टैंग की एक मैं आपको क्वालिटी बताऊं कि टैंग में विटामिन सी होता है और जो इम्यून सिस्टम बिल्कुल। के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जैसे रमजान चल रहे हैं तो लोगों को बड़ी प्यास की शिद्दत भी होती है, तो आप सहरी में भी और इफ्तार में भी इसको अच्छा, मैं इस्तेमाल एक कर चीज सकते हैं। बताऊं आपको, जी। टैंग का ऑरेंज फ्लेवर जो है हमारा, वो अगर आप इतना से एक शॉट ले लें सिर्फ, हम अक्सर मॉर्निंग में अगर आपका बच्चा ब्रेकफास्ट नहीं भी कर रहा ना तो सिर्फ ये एक शॉट ग्लास पिला दें, वो पूरा दिन फ्रेश रहेगा। अरे वाह, तो इसको बिल्कुल आप इस्तेमाल करें जी। और ये वैसे भी जो है रमजानों के अलावा भी जो है आप इस्तेमाल कर अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है लाइबा फातिमा, पहले भी हमारी नशिस्तों में आ चुकी हैं। इनसे दरख्वास्त करूंगा कि नाते शरीफ पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रे से तेरे
सुभान अल्लाह। लाइबा बहुत खूब, माशाल्लाह आपकी आवाज़ में मज़ीद खूबसूरती आ रही है वक्त के साथ साथ, और बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छा करे, आमीन सुम आमीन। आते हैं अपने मौजू की जानिब। मोशर भाई, आपका दस्तरखान गुलशन चौरंगी पर है और वहाँ अक्सर हम देखते हैं कि लोग पुलिस वालों से झगड़ भी रहे होते हैं, सिग्नल भी तोड़ रहे होते हैं, तो आपने क्या वजह अब तक समझी कि वजह क्या है कि क्यों इतना आवाम के अंदर ये है कि जी तोड़ दो सिग्नल या तोड़ दो कानून? खैर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर भाई, जहाँ जब से हमने दस्तरखान वहाँ कायम किया, और आपके इल्म में वो ज़कात और सदका से पाक है, बिल्कुल, उसमें सादात भी खाना खाते हैं, उलमा मशाइख भी आते हैं खाना खाते हैं, क़ुर्ब जवार की जो मदारिस हैं वहाँ के बच्चे भी आके खाना खाते हैं, और कसीर तादाद वहाँ मेहनत कशों की होती है, मज़दूरों की होती है। तो जब से वो दस्तरखान कायम किया, जब से बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन बन गया वहाँ, रोज़ाना आप देखते भी, रोज़ाना उनको देखते, जहाँ उनकी गलतियाँ होती हैं उनको पहले समझाते हैं, माइक लगाया हुआ है हमने, उस पर उनकी तलकीन करते हैं, नहीं उनको नज़्म ज़ब्त सिखाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वजह क्या है, वजह आपने क्या अब तक सोची? वजह यह है कि कोई भी माशरा, थोड़ी सी मुझे टाइम दीजिएगा, कोई भी माशरे की तरबियत होती है। जिस तरीके से हम गुज़िश्ता अदवार में 20-25 दहाइयों में जो हम यूनिफॉर्म से नफरत करने लगे थे, उसकी एक वजह थी। बचपन से पहले क्या होता था, हमारे यहाँ बॉय स्काउट्स के अंदर दाखिला बच्चों का लिया जाता था स्कूल्स के अंदर, उनको यूनिफॉर्म से और तरीकाकार जो होता था उससे उनको परेड भी होती थी, एक्सरसाइज भी होती थी। उसके बाद फिर जूनियर ब्रिगेड होती थी, 5वीं के बाद 10वीं क्लास तक जूनियर ब्रिगेड। अपना यूनिफॉर्म खुद तैयार करना होता था हमें। फिर हम जब कॉलेज जाते थे तो एसएससी के हमारी क्लासेस होती थी, ट्रेनिंग होती थी, जाबाज की ट्रेनिंग होती थी। फिर कुछ लोग सिविल डिफेंस में चले जाते थे, कुछ फोर्सेस में जो जहाँ का शोबा होता था। तो बचपन से एक तरबियत होती थी, लेकिन इन पॉलिटिकल एलिमेंट्स ने क्या करा कि इस निज़ाम को तबाह कर दिया। अच्छा, यानी कि आपका ये पॉइंट है कि जो बचपन में हम सुनते थे, स्कूल में तो नहीं, मुझे याद है कॉलेज में जब हम आए थे तब खत्म हो गई थी, हमें ये बड़ा इंटरेस्ट था कि जी उसमें वेपन चलाना भी सिखाते, लेकिन हमारे दौर में ही खत्म होनी थी। तो उससे एक आपके अंदर डिसिप्लिन आता है जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो शायद क्योंकि मैंने बहुत से यूनिफॉर्म पहने अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो एक आपके अंदर डिसिप्लिन आता है, ज़रूर आता है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो मैं कह रहा था कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी तरफ मैं आऊँगा। हमारे यहाँ कुछ वीडियोस ऐसी हम देखते हैं जो हकीकत में भी होता है, जिसमें पुलिस एहलकार अक्सर डंडे मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो लोग कानून तोड़ रहे हैं और फिर वो वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाती हैं, जिसके बाद लोग जाने पहचाने बगैर, जान कोई दायरे उसकी इंक्वायरी नहीं करता, ये कहते हैं कि जी पुलिस जुल्म कर रही है, पुलिस डंडे मार रही है। तो सर, इसके ऊपर जो भी आला अफसरान हैं वो क्या कोई अहकाम देते हैं, कुछ उनको इसकी तरबियत दी जाती है कि यार इस तरह नहीं करना? देखिए, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वो लाठीचार्ज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो किस सिचुएशन में हो रहा है। बिल्कुल। क्या ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कोई हाईवे ब्लॉक की हुई है और दोनों तरफ एक लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई है जिसमें फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं और उन्हें उनकी मंजिल तक नहीं जाने दिया जा रहा। हो सकते हैं उनको मुतालबा हो, कोई इशू हो, बट दे ब्लॉक द रोड। तो पुलिस पहले जी नेगोशिएशन करती है, अगर उससे मसला हल हो जाता है तो पुलिस के पास लॉफुल इख्तियार है पार इस्तेमाल करने का, कानून ने उसकी गुंजाइश दी हुई है। आप टीयर गैस यूज़ कर सकते हो नेगोशिएशन के बाद, अगर काम नहीं चलता, उससे भी काम नहीं चलता, आप लाठी चार्ज कर सकते हो, आप एरियल फायरिंग कर सकते हो, और अगर वो आप पे फायर करते हैं तो आप इन सेल्फ डिफेंस उन पे फायरिंग भी कर सकते हो। ये सब कानूनी इख्तियारात हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स के गिवन सिचुएशन है क्या। या फॉर एग्जांपल हमने लॉकडाउन्स के मामले में देखा कि पाकिस्तान में भी बाज़ जगह पे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, बिल्कुल फोर्स यूज़ करनी पड़ी। हमने स्पेन में भी देखा, हमने फ्रांस में भी देखा कि वहाँ की पुलिस भी लाठीचार्ज कर रही है, टीयर गैस यूज़ कर रही है। तो अगर एक मॉब गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को, कानून को तोड़ने पे उतर आता है और वो बातचीत से आपकी बात नहीं समझता और वो हेल बेंट है कानून को तोड़ने में और दूसरों के लिए ख़तरा बन रहा है, वो आजकल के जो कोरोना एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, उस सिचुएशन में वो जरासीम को फैलाने का मुर्तकिब हो रहा है, तो वहाँ पर ताकत का इस्तेमाल पुलिस की ड्यूटी बन जाती है। फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कम्युनिटी, और लोगों को बचाने के लिए उन लोगों पर एक रिक्वायर्ड हद तक पावर का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है। लेकिन फिर एक दूसरी सिचुएशन भी होती है कि जिसमें कोई शख्स किसी कानून को वायलेट नहीं कर रहा होता, लेकिन फॉर सम रीज़न कोई लॉ एनफोर्सर
उसकी किसी बात से चिढ़ जाता है, गुस्से आ जाता है, और वो कुछ कॉप्स होते हैं जिनका कॉलोनियल माइंडसेट होता है, जो ये समझते हैं कि उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, नो मैटर व्हाट दे डू, एंड दे डू इन पब्लिक। तो उस सिचुएशन में अगर कोई कॉप डंडा इस्तेमाल करता है जबकि दूसरा बंदा कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहा, कोई गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को डिसोबे नहीं कर रहा, किसी दूसरे के लिए खतरा नहीं बन रहा, बिल्कुल, तो वो फिर कंडेमनेबल है। और वो बिल्कुल वीडियो क्लिप्स आती है, मैं तो खुद ढूंढता रहता हूँ उस पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और मैं खुद मुतलका एसपी साहिबान को वो भेजता रहा हूँ और उनसे फिर उस पर एक्शन करवाते रहे हैं। और अगर तो बिल्कुल प्राइमा फसाए पुलिस की ज्यादती हो तो हम फौरन सस्पेंड भी कर देते हैं, डिपार्टमेंटल एक्शन भी लेते हैं। अगर कोई ग्रे एरिया हो तो लेते हैं, और उसमें फिर जिसकी गलती सामने आए उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब ऐसे वाकयात काफी कम हो गए हैं पहले की निस्बत। डॉक्टर साहब, इसमें आप क्या समझते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के दिनों में बहुत वीडियोस वायरल हुई और बहुत सी वीडियोस की वजह से एक आवाम के अंदर एक पता नहीं कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई पुलिस के फेवर में भी लिख देता है तो नीचे आने लगता है कि जी आपकी पुलिस से सेटिंग है या व्हाटएवर क्या। ये माइंड फ्रेम क्यों बना हुआ है कि जी पुलिस जो है वो जालिम ही है, ये क्यों लोगों का बन गया? मुझे तो पता है कि नहीं है, जहां गलती होती है वहां एक्शन हो जाता है, लेकिन ये एक लोगों के माइंड में क्यों बढ़ गया कि पुलिस है तो जुल्म कर रही है? देखिए, अब हमारे अपने दोस्त, हमें एकदम फोन आता है और नॉर्मली उस टाइम पे वो दोस्त हमें फोन नहीं करते और हम अटेंड करते हैं तो पता चलता है जी वो पुलिस ने रोका हुआ है। मैं जरा जरूरी काम था, निकला, ये लॉकडाउन की वजह से इन्होंने रोक लिया है। भाई क्या जरूरी काम था? बहुत तबीयत घबरा रही थी, दिल बेताब हो रहा था, घर में बैठ बैठ के बोर हो गया था, मैंने कहा मैं जरा सा राउंड लगा लूं, तो ये इन्होंने मुझे रोक लिया है। अब इस पे आप क्या कहें, एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, यू आर सपोज्ड टू स्टे होम, आप खुद बता रहे हो कि आप कानून को वायलेट कर रहे हो, और देन यू आर आस्किंग मी कि मैं आपकी कोई आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करूं। और फिर कई दोस्त बताते हैं कि यार पुलिस ने रोक लिया, मैंने कहा मैं तो आगा खान जा रहा हूं, मेरे तो पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा, उनको नहीं पता चला कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और उन्होंने कहा अच्छा आप अस्पताल जा रहे हैं, आप चले जाएं। और इस तरह की मतलब चीजें होती हैं। तो जब आप धोखा देने की कोशिश करते हो, फ्रॉड करते हो, उसका नुकसान ये होता है कि आप तो शायद बाज़ बच जाते हो, बाज़ फंस जाते हो, लेकिन वो लोग जिनको जेन्युइन कोई प्रॉब्लम होता है, वो वाकई किसी मुश्किल में होते हैं, उन्हें वाकई अस्पताल जाने की जरूरत होती है, किसी को ले जाने की जरूरत होती है, या कोई और इमरजेंसी हो गई होती है, वो बेचारे शरीफ होते हैं, नॉर्मली वो बेचारे पकड़े जाते हैं। क्योंकि जब ये डबल सवारी पे एकदम पाबंदी का बहुत सख्ती हो गई थी, बहुत ज्यादा हो गई थी कि सहाफी भी नहीं घूमेंगे, उस दिन मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने उन्हीं लोगों को पॉइंट आउट किया कि जो तफरीयन बाहर निकल रहे थे, जिनकी वजह से सबको फिर फेस करना पड़ा। हमने ऐसे लोग भी देखे जो लॉकडाउन में घूम रहे थे, तो उनसे पूछा गया क्यों घूम रहे हो, तो कह रहे हो जी फैमिली को लॉकडाउन दिखाने लाए। ऐसे भी हमने लोग देखे। तो खुदारा इस चीज को बिल्कुल वो करें। और ये चीज डॉक्टर साहब से पूछना इस वजह से जरूरत थी कि एक फ्रेम बन गया, माइंड फ्रेम बन गया हमारा कि नहीं जी पुलिस ने जुल्म किया है, आप देखिए कि दूसरे ने क्या किया। मुफ्ती साहब जी क्या कहना? मैं आपकी बात से पहले एक बात कहूँगा। डॉक्टर साहब ने एक बात कही ना कि देखें कानून पर अमल करना ये सिर्फ पुलिस वालों का या जो हाकिम है उनका काम नहीं है, बल्कि रैया का भी काम है। लेकिन ये हमने सीखा कैसे? अब अगर हम इस्लाम की तरफ आएँ तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो दौर है, ऐसा दौर है कि मेरे आका उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि उमर की शान ये है कि जिस गली से उमर गुजर जाए उस गली से शैतान नहीं दाखिल होता। तो हज़रत उमर फारूक को अगर हम देखें तो वहाँ हमें एक मिसाल मिलती है कि एक मरतबा हज़रत उमर फारूक बाजार से गुजर रहे थे, तो एक साबित यसार नाम था उनका, तो आप फरमाते हैं कि मैं बीच रास्ते में चल रहा था, तो उमर फारूक कोड़ा रखते थे हाथ में। क्या रखते थे? कोड़ा। आज आप देख रहे हैं कि भाई लाठी चार्ज हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये बात अभी नहीं है। मिसाल के तौर पे लाठी चार्ज जान के तो नहीं कर रहा ना पुलिस वाला कि भाई वो कानून नाफिज करने के लिए कर रहा है, तो उमर फारूक कोड़ा रखते थे हाथ में कानून का नाफिज करने के लिए। तो जब वो जब हजरत बीच में चल रहे थे ना, तो हजरत उमर फारूक ने हल्के से कोड़ा मारा तो वो कपड़े पे लगा, और आपने फरमाया बीच रास्ते में ना चलो, साइड में चलो। अब मेरी बात सुनिएगा जो बताना चाह रहा हूं। 1 साल गुजरा, हज का मौसम आया, बिल्कुल, तो उसी सहाबी से उमर फारूक ताला मिले और फरमाया कि तुम जरा मेरे घर हाथ पकड़ के ले गए, 600 दरहम दिए, फरमाया तुम हज करना चाहते हो ना, ये पैसे जो है ना तुम मेरी तरफ से रख लो और हज में इस्तेमाल करना। वो जो मैंने कोड़ा मारा था ना, वो मुझे याद है, मुझे माफ कर देना। बताना क्या था? कानून पे अमल भी कराया,
उसको पैसे भी दिए और अपने बात भी बताया कि मुझे याद है कि मैंने ये काम किया। तो असल हाकिम में वक्त ऐसा होना चाहिए और हमें भी कानून पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल जी, ये वो तमाम मिसालें हैं जो हम अगर माजी में जाते हैं या हम अपनी तालीमात को देखते हैं तो ये तमाम मिसालें इस वक्त से होती हैं जिनकी वजह से बनाई जाती हैं, जिन पे हम अमल करें। सिर्फ ये जो नशिस्त लगती है इसका मकसद ये नहीं होता कि मुफ्ती साहब ने कोई बात बताई और हमने सुन के बस ठीक है कहा कि बात थी। तो इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आप यकीन माने कि अगर आप इन पर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ पैदा होंगी। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर होता है।